स्वागत है आप सभी का एचडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती में मूल विधि में आज हमारा होगा सेट नंबर 7वां। इससे पहले हमने आपको 6 सेट करा दिया। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहां से आप उसे जरूर देखिएगा। आज बच्चों से संबंधित विधिक प्रावधान में कुछ क्वेश्चन और रह गए थे, उसे हम लोग सॉल्व करेंगे। कल का जो क्वेश्चन होगा, कल जो हमारा सेट होगा उसमें हमारे ऑफिशियल सिलेबस में दिया हुआ है अनुसूचित जाति और जनजातियों से संबंधित विधिक प्रावधान। तो जो क्वेश्चन वहां से बनेगा उसको हम लोग देख लेंगे। चलिए क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। कह रहा है कि लैंगिक अपराध से जो बालकों का संरक्षण अधिनियम है 2012 उसकी डाट के तहत त्वरित विचारण उपलब्ध कराने के प्रायोजन के लिए, त्वरित विचारण मतलब कि तुरंत उस पर विचार किया जा सके। जैसे मान लीजिए कोई केस हो गया, उस केस पर तुरंत विचार करने के लिए जो राज्य सरकार होगी, स्टेट गवर्नमेंट होगी, वह उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से प्रत्येक जिला के लिए इस अधिनियम के अधीन अगर कोई अपराध किया गया है तो उसके विचारण के लिए जो जिले में सेशन न्यायालय होता है, जो जिला न्यायालय होता है, साथ ही उसे एक विशेष न्यायालय बना सकती है। ये बात कहाँ पे लिखा गया है तो याद रखेंगे, ये बात लिखा गया है धारा 28 में। धारा 28 में क्या कहा गया है कि भाई सुनो, देखो, अगर कोई व्यक्ति है, मान लीजिए ए नाम का कोई व्यक्ति है और इसने लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम 2012 में जो बातें दी गई है उसके खिलाफ कोई अपराध करता है, ठीक है, तो उसके खिलाफ अगर कोई अपराध हो जाता है तो उस अपराध के त्वरित सुनवाई के लिए अगर राज्य सरकार चाहे तो जो जिले में सेशन न्यायालय होगा उसको परमिट करेगा, परमिशन देगा और एक विशेष न्यायालय के तहत वो काम कर सकता है। ठीक है, समझेंगे जरा सा इसको। धारा 28 याद रखिएगा, बी दिया है, गलत दिया है। देखिए, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 है, ये 2012 में लाया गया और इस अधिनियम की धारा 28 में कहा गया कि विशेष न्यायालय को पदाभिहित किया जाना, मतलब इसके तहत त्वरित विचारण उपलब्ध कराने के लिए, ताकि कोई अगर मामला हो जाए तो उस मामले पर अगर कोई घटना हो जाती है तो उस पर तुरंत विचार करने के लिए, ठीक है, क्या कर सकता है, कौन कर सकता है, राज्य सरकार कर सकता है। किससे परामर्श करेगा तो राज्यपाल से परामर्श नहीं करेगा, बल्कि उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे उनसे परामर्श करके प्रत्येक जिला में जहां जहां वो चाहें इस अधिनियम के अधीन अगर कोई अपराध किया गया है तो उसके विचारण के लिए जो हमारा सेशन कोर्ट होगा उसको वो स्पेशल कोर्ट में तब्दील कर सकते हैं, कुछ समय के लिए जो है ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, अगला कह रहा है कि लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत विशेष न्यायालय, ठीक है, के समक्ष कार्यवाही किस अधिनियम के तहत होगा। देखिए, जो ये विशेष न्यायालय बनेगा, अब क्या उसकी कार्यवाही अलग तरीके से होगी? नहीं साथी, जो हमारी भारतीय नागरिक न्याय संहिता है, ठीक है, उसी के आधार पर ही, उसी के अकॉर्डिंग ही विशेष न्यायालय जो बनाया जाएगा उसमें सुनवाई होगी। जो भी प्रक्रिया अपनाया जाता है, जो भी नियम अपनाया जाता है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 2023 में आया साथी, जो बीएनएस के जो भी प्रोसेस होंगे उसी प्रोसेस पर अप्लाई किया जाएगा। पहले वो दंड प्रक्रिया संहिता था पर वो चेंज हो गया, तो इस वजह से ये चीज है। ठीक है, और ये बात लिखा कहाँ गया है कि ये जो प्रक्रिया अपनाया जाएगा, तो ये बात लिखा गया है जो लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 है, उस 2012 का जो सेक्शन 31 है उसमें लिखा गया है कि देखो, जो ये विशेष न्यायालय बनाया जाएगा ना सेक्शन 28 के तहत, उसमें जो प्रक्रिया, जो प्रोसेस होगी साथी, ठीक है, जो भी ये प्रक्रिया अप्लाई किया जाएगा वो बीएनएस है उसी के अकॉर्डिंग ही होगा। ऐसा नहीं कि उसका प्रोसेस ही बदल जाएगा, नहीं, प्रक्रिया वैसे ही रहेगा। ठीक है, तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत जो प्रोसेस है वही माना जाएगा, यहीं पर लिखा होगा। ठीक है, अगला कह रहा है कि लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 में विशेष लोक अभियोजक के बारे में उपबंध दिया गया है। इसके तहत राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन मामलों का संचालन करने के लिए प्रत्येक विशेष न्यायालय के लिए एक विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करेगी। अभी बताते हैं क्या होगा, ध्यान से सुनेंगे। विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए कोई व्यक्ति केवल तभी पात्र होगा यदि उसने कम से कम 7 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवसाय किया हो। ठीक है, मैं आपको 2 लोग के बारे में बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए ये कोई व्यक्ति है, ए नाम की व्यक्ति है, जो अभी बीए एलएलबी किए हुए हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, मान लीजिए बीए एलएलबी किए हुए हैं और ये सोच रहे हैं कि अब हम जो है वकील बन गए। ठीक है, पर अभी ये किए हुए हैं साहब और इनको जो है एक्सपीरियंस मात्र 3 साल का है। ठीक है, ये बी नाम के कोई व्यक्ति हैं साहब, ठीक है, बी नाम के कोई व्यक्ति हैं, ये बीए एमए एलएलबी कुल मारे कुल जो भी डिग्री होता है साथ एलएलएम कुल बहुत सारा डिग्री किए हुए हैं और इनके पास 8 साल का जो है एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो अब अगर राज्य सरकार चाहती है
तो राज्य सरकार बी नाम के व्यक्ति को, ए नाम के व्यक्ति के पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है, बी नाम के व्यक्ति को लैंगिक अपराधों से संबंधित ये जो अधिनियम है, इस अधिनियम से संबंधित अगर कोई केस है तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर के रूप में, यानी लोक अभियोजक के रूप में, आपने कोर्ट वोर्ट में सुना होगा ना कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपना बयान दें, लोक अभियोजक अपने बारे में बताएं, है ना, तो वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर के रूप में अगर चाहे राज्य सरकार तो इनको अपॉइंट कर सकती है, लेकिन कम से कम क्या होना चाहिए, 7 साल का उनके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि देखिए लैंगिक अपराध वाला मामला काफी संगीन मामला होता है साथी, और इसमें एक एक्सपीरियंस पर्सन चाहिए, अनुभवी व्यक्ति का होना जरूरी है, ठीक है। तो ऐसा कर सकता है राज्य सरकार चाहे तो इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन मामलों का संचालन करने के लिए प्रत्येक जितने भी विशेष न्यायालय बनाए जाएंगे स्पेशल कोर्ट, वहां पे एक विशेष लोक अभियोजक क्या कर सकता है, अपनी तरफ से अपॉइंट कर सकता है, ताकि कोई परेशानी ना हो, है ना। अगर कोई बच्चा जा रहा है, सॉरी अगर कोई पेरेंट्स जा रहे हैं जिनके बच्चों के साथ लैंगिक अपराध हुआ तो ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मेरे दोस्त अभी आप एक केस बार बार चर्चा में कर रहे होंगे, कोई एक पर्टिकुलर व्यक्ति है, मैं नाम नहीं लूंगा, पॉलिटिशियन है ना, जिन्हें पॉक्सो एक्ट जिनके ऊपर भी लगा है साथी, और इन्हें जेल हुआ था। अभी हाल ही में आप देखे होंगे इन भाई साहब को छोड़ने की बात हो रही थी, तो पूरा पब्लिक लोगों ने काफी ज्यादा तमाशा किया और फिर से इन्हें जो है अंदर कर दिया गया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का लचीलापन ये चीज बताता है कि हमारे यहाँ एक वैज्ञानिक सोनम वांगचुक जैसा व्यक्ति, उसके ऊपर वो जेल में है, और एक जो रेपिस्ट व्यक्ति है वो भी बच्ची के साथ, क्योंकि पॉक्सो लगने का मतलब कि वो जो है नाबालिग के साथ है, वो जो है उसे बाहर छोड़ने की सरकार योजना बना रही है। तो ये कहीं ना कहीं सरकार की जो है खामियां हैं, नहीं ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो हमारे लिए सही आंसर क्या हो जाएगा, दोनों विकल्प सही है, सी हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। अधिनियम की धारा 32 में विशेष लोक अभियोजक की बात की गई है। अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर कोई लैंगिक अपराध करता है तो उसके तहत विशेष लोक अभियोजक अपॉइंट कर सकते हैं, और ये जो होंगे कम से कम इनके पास 7 साल का प्रैक्टिस होना चाहिए, ठीक है, ये आप जानते हैं साथी, ठीक है। विशेष लोक अभियोजक विशेष न्यायालय में अभियोजन पक्ष का क्या करता है, संचालन करेगा, पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है साथी, पब्लिक की तरफ से जो भी याचक आएंगे उसकी तरफ से बोलेगा। यदि मान लीजिए विशेष लोक अभियोजक को सरकार ने अपॉइंट नहीं किया है तो जो सामान्य लोक अभियोजक होंगे वो अभियोजन करते हैं। ज्यादातर केस में साथी ये चीजें हैं क्योंकि सरकार अपना झुरिया बचाने की कोशिश करती है। अगला, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत विशेष न्यायालय के समक्ष कार्रवाई कौन करेगा, तो आ गई ना बात। तो आप बताइए इनमें से क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर वही विशेष लोक अभियोजक होगा, भाई यही तो करेंगे, तो आप कहोगे हाँ सर यही करेंगे, और ये किस एक्ट के तहत करेंगे, किस सेक्शन के तहत करेंगे, तो आप कहोगे सर सेक्शन 32 के तहत करेंगे, ठीक है। अगला देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की डाट के तहत विशेष न्यायालयों की शक्तियां और उनकी प्रक्रिया के बारे में बता दिया गया कि भाई जो विशेष न्यायालय होंगे उनकी क्या पावर्स होंगी, उनकी क्या शक्तियां होंगी। ये बात साथी सेक्शन 33 में बता दिया गया कि जो ये हमारा विशेष न्यायालय हम बनाएंगे सेशन कोर्ट को, उसके पास क्या पावर होगा और क्या साथी शक्तियां होंगी, ठीक है। ये चीज ध्यान रखेंगे, तो सही आंसर आपका डी हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन में एक और दिया है साथी सेक्शन 34, सेक्शन 34 से समझिएगा, जो लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण हम 2012 है। देखिए क्या इसे होता है, मान लीजिए साथी ए नाम का कोई बच्चा है ना, ए नाम का कोई बच्चा है, और ये बच्चा जो है, इस बच्चे के वकील साहब कहते हैं कि इसकी जो आयु है लेस देन 18 ईयर है, यानी ये नाबालिग है, ठीक है। तो अब ये बालिग है कि नाबालिग है साहब, इसका निर्धारण कौन करेगा, तो अधिनियम की धारा 34 बालक द्वारा किसी अपराध के घटित होने और विशेष न्यायालय द्वारा आयु का अवधारण करने की दशा की प्रक्रिया के बारे में, ये निर्णय न्यायपालिका ही करेगी, अपने तहत करेगी, अपनी प्रक्रिया के तहत साथ ही करेगी, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। अच्छा, एक केस पर आप विचार करिए, मान लीजिए कि ए नाम का कोई बच्चा है सब, है ना, ए नाम का कोई बच्चा है जिसने कोई गलती कर दी है, ठीक है, मान लीजिए कि कोई गलती कर दी है, ठीक है, और ये नाबालिग है साहब, है ना, और जिस दिन इसकी सुनवाई हो रही है ये बच्चा कैसा हो जाता है, बालिग। अच्छा चलिए इसकी चर्चा अभी हम आगे एक केस में करेंगे, अभी थोड़ा इसको स्किप करिएगा, अभी एक केस में हम इसकी चर्चा करेंगे अच्छे से, फिलहाल में इसे ध्यान रखेंगे। अगला, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत विशेष न्यायालय है जो होगा, अपराध का संज्ञान लेने के लिए कितने दिनों के अंदर विचारण पूर्ण करने का प्रयास करेगा। अब देखिए, अब यही चीज जो है थोड़ा सा सरकार को संशोधन करके इसे थोड़ा शार्प बनाना चाहिए, ठीक है,
क्या कहता है देखिएगा, सेक्शन 35 कहता है जो इस अधिनियम का यानी जो लैंगिक अपराध से बालकों का संशोधन 2012 है, इस अधिनियम का धारा 35 क्या कहता है देखिए, धारा 35 कहता है साथी, ठीक है, कि जो अगर मान लेते हैं, ठीक है, कोई मान लेते हैं एक एग्जांपल के तहत हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ नहीं, कि मान लीजिए कि ए नाम का कोई पर्टिकुलर व्यक्ति है, कोई बच्चा है साथी या कोई भी है, तो इस बच्चे के साथ कुछ ऐसा हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत हो गया है, लैंगिक अपराध हो गया इस बच्चे से, ठीक है, मतलब इस बच्चे के साथ किया गया, तो अब स्टेटमेंट देगा, स्टेटमेंट रिकॉर्ड होना चाहिए, है कि नहीं है? आप कहोगे हाँ सर, तो स्टेटमेंट रिकॉर्ड होना चाहिए, ठीक है। अब मान लीजिए कि आज इस बच्चे के साथ कोई दुर्घटना होता है, शाम को रिपोर्ट वगैरह कर पा जाते हैं, तो अगर न्यायपालिका को जब अपराध का संज्ञान हो जाता है, तो देखिए मैं अपराध का संज्ञान, भाई तुरंत तो कोर्ट में पहुंचेगा नहीं, नहीं, अपराध का संज्ञान होने के 30 दिन के भीतर इसका पूरा का पूरा, ठीक है, अभिलिखित किया जाएगा इसका रिकॉर्ड, ठीक है, 30 दिन के भीतर साथी, 30 दिन के भीतर इसको रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। अब इसी को कम करना चाहिए, 30 दिन बहुत ज्यादा दिन होता है, इतने दिन में तो आदमी मार डाल रहा है। वो जो जिसका केस मैं जिक्र कर रहा हूँ, आप उसका नाम ही सुने होंगे, बीजेपी के एमएलए, सॉरी माफ करिए, कोई एमएलए है साहब, थे, अभी नहीं है, वो तो उस बच्ची को मरने तक पिला दिए थे साहब। अब सोचिए 30 दिन के भीतर कह रहे हैं कि जो है उसका अपराध रिकॉर्ड होना चाहिए, उसका बयान रिकॉर्ड होना चाहिए, ठीक है। और माननीय न्यायपालिका अपराध को संज्ञान होने के 1 वर्ष के भीतर, सोचिए ये इतना टाइम, 1 वर्ष के भीतर निपटारा करेंगे, ठीक है। तो 1 वर्ष के भीतर विचारण पूर्ण करने का काम करेंगे। योगी जी, इस मोदी जी से यही रिक्वेस्ट था कि भाई इस वाले में थोड़ा सा अमेंडमेंट करिए, और अमेंडमेंट करके ये 30 दिन के जो ये समयावधि है, इसे न्यायपालिका तक पहुंचने के 68 घंटे के अंदर या फिर 72 घंटे के अंदर, मैक्सिमम 3 दिन के अंदर इसका पूरा रिकॉर्ड उकार्ड कर लेना चाहिए, ऐसी केसेस में तो, है ना। और ये 1 वर्ष का समय कम करना चाहिए, 3 महीने के अंदर रिजल्ट देना चाहिए, पर ऐसा होगा नहीं, तनाव मत लीजिए। देखिए जो ये अधिनियम है उसका सेक्शन 35 कहता है कि बालक के साक्ष्य को अभिलिखित और मामले का निपटारा करने के लिए अवधि, तो कहता है कि बालक के साक्ष्य को विशेष न्यायालय के द्वारा अपराध के संज्ञान लिए जाने के 30 दिन के भीतर अभिलिखित किया जाएगा। मैं यही कहूंगा इसको कम करके 72 घंटा करें, है ना। जबकि विशेष न्यायालय यथासंभव अपराध का संज्ञान लिए जाने की तारीख से 1 वर्ष की अवधि के भीतर विचारण का काम पूरा करेगा। अब सोचिए किसी बच्चे के साथ उसके साथ लैंगिक अपराध हो जाता है और 1 साल का समय लग जाएगा उसे जो है सिद्ध करने में कि कोई अपराध हो उसके साथ हुआ कि नहीं, ठीक है। अगला कह रहा है कि लैंगिक अपराध से बालकों का संशोधन 2012 के डाट के तहत प्रमाणित करते समय बालक का अभियुक्त को ना दिखना, ये क्या है, इसे समझने की कोशिश करिएगा। देखिए मान लीजिए इनाम की कोई उसी नालायक विधायक को ही रखते हैं, है ना। मान लीजिए कि कोई एमएलए है साथी, और इस एमएलए के द्वारा एक बच्ची है जिसकी उम्र जो है वो 16 साल की टीनेज है, कम है, ठीक है। इसके साथ लैंगिक शोषण किया गया, लैंगिक अपराध किया गया इसके साथ, है ना। तो अब जब भी ये तो भाई जल के मर गई, अपने आप को जिंदा जलाने की कोशिश की, तब तक पब्लिक में आ गई। लेकिन मान लीजिए कि पुलिस और इसके द्वारा किसी तरह से ये केस लिखवाने की बात होती है, तो अब क्या होगा कि इस बच्ची का जब भी, ठीक है, इस बच्ची का जब भी रिकॉर्ड किया जाएगा, स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाएगा, तो कोशिश किया जाएगा कि जो ये अभियुक्त है, ये जो अभियुक्त है, जो दोषी है, ये उसको दिखे ना, ठीक है। तो इसके लिए कैसा दिखे ना का क्या मतलब है, देखो दिखे ना का मतलब होगा जब इनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाएगा, तो उस दरमियान इसे या तो छिपा के कहीं पर्दे के पीछे खड़ा किया जाएगा इसके वकील के साथ में, है ना, या तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से या किसी भी माध्यम से, मतलब इनको नहीं दिखना चाहिए। अगर मान लीजिए दिख गया तो एमएलए आंख से वहीं दिखाएगा, आंखिया दिखाएगा, कहेगा अब्बा निकला तो है साथे तुम्हारे ऑटो रिक्शा में तो है चाची के भी मरवा देबे, है ना, या तुम्हारे पिताजी के जिले मरवा देबे, ऐसा हुआ है भाई, मैं वही केस आपको बता रहा हूँ। तो बच्ची डर सकती है ना। तो इसके लिए साहब याद रखेंगे ये काम किया गया, और ये काम किया जाता है इस धारा 36 के तहत, अधिनियम की धारा 36 के तहत ये वाला काम साथी किया जाता है, ठीक है। अब आपको क्लियर हो गया होगा मामला, है ना। देखिए
लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम अधिनियम की जो धारा 36 है उसके तहत कहा गया कि जो भैया देखो जो विशेष न्यायालय होगा यह सुनिश्चित करेगा कि साक्ष्य देते समय बालक अभियुक्त को ना दिखे, अभियुक्त माने वह दोषी को ना दिखे, तथा उसी समय यह भी सुनिश्चित करेगा कि अभियुक्त उस समय बालक का कथन सुनने और अपने अधिवक्ता के संपर्क में रहे। मतलब ये कि वो अभियुक्त बच्चे की बात को सुन सकता है, उसके साथ उसके वकील भी सुन सकते हैं, लेकिन अब इसके लिए चाहे पर्दा लगाओ, चाहे वीडियो कॉन्फ्रेंस लगाओ, चाहे छोटा सा माइक लगाओ, पर उसके सामने नहीं पढ़ सकते, बस इतनी सी बात है, ठीक है। लेकिन ये सब तो बात की बात होती है। अधिनियम की धारा 37 में कहा गया कि देखो जो विशेष न्यायालय होगा वो मामले का विचारण बंद कमरे में करेगा, उस समय बालक के माता पिता या किसी ऐसे अन्य व्यक्ति की उपस्थिति में करेगा जिसमें बालक का विश्वास हो या भरोसा हो, ऐसा, ठीक है। अधिनियम की धारा 38 में कहा गया कि बालक का जो साक्ष्य होगा अभिलेखित करते समय न्यायालय किसी भी दुभाषीय या विधि या विशेषज्ञ की सहायता ले सकता है। दुभाषी मतलब ट्रांसलेटर की सहायता लिया जा सकता है। तो साथ ही इतना ही क्वेश्चन यहाँ से बालकों से संरक्षण अधिनियम से इतने सवाल आएंगे, वो आप एक बार प्लीज रिवीजन कर लेना। और साथ में अगर आपने अभी तक पीडीएफ वाला ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो कर लीजिएगा। फीस भी इसकी बहुत कम रखी गई है, ये नंबर दिया है, आप इस पे मैसेज कर लीजिए 888716 810 पे व्हाट्सएप कर लीजिए। पॉलिटी पूरा कंप्लीट हो चुका है, मूल विधि चल रहा है, जनवरी में मैं इसको खत्म कर दूंगा, फिर फरवरी का पूरा महीना हम लोग उसमें जो है सामान्य अध्ययन करेंगे, ठीक है। और हिंदी के कुछ पार्ट हैं उसको हम करवाएंगे, ठीक है। तो साथ ही आप यहाँ पे मैसेज कर लेना, इसकी फीस अभी बहुत ज्यादा हमने कम करी हुई है, ठीक है। तो इतना ही चार्ज लग रहा है, 888716 मैसेज करना, यूपीएसआई वाले ग्रुप में ज्वाइन हो जाना, ठीक है। वहां पे सारा पीडीएफ आपको मिल जाएगा, आप उसको प्रिंट आउट करा सकते हैं। देखिए हम बात करेंगे कि राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग क्या है, जिसे हम लोग बोलते हैं एनसी, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। तो ऐसा लग रहा है कि प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट मतलब कि ये क्या करेगा, बच्चों के जो राइट्स हैं, चाहे वो राइट्स संवैधानिक राइट्स हैं, ठीक है, जो संविधान के द्वारा दिया गया है, ठीक है, या वो सांविधिक राइट्स हैं, यानी जो संविधान में संसद के द्वारा विधान बना के दिया गया है साथी, या वो कोई वैधानिक राइट्स है, ठीक है, मतलब कोई नियम कानून से विधि द्वारा दिया गया है, मतलब हर एक प्रकार के राइट को वो लोग प्रोटेक्ट करेंगे। तो ये इंस्टीट्यूशन बनाया गया है जिसका नाम है एनसीपीसीआर, मतलब कि राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग। इनका गठन साथी इस एक अधिनियम लाया गया था, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 में, उसके तहत मार्च 2007 में इसका गठन किया गया और महिला और बाल विकास मंत्रालय के अधीन ये काम भी कर रहा है। काम क्या होगा वो तो आपने देख ही लिया कि बस सबके राइट की रक्षा करनी है, ठीक है। हालांकि ये जो अधिनियम है राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग अधिनियम, ये अधिनियम लाया गया था 2005 में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। यहाँ से सीधे सवाल ऐसे पूछेगा कि जो ये है ये कब से लागू हुआ है, कब लाया गया, ऐसा, या याद रखेंगे कि जो राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग, पहली बात तो यह एक वैधानिक निकाय है, यानी संसद के द्वारा विधि ला करके, कानून ला करके, नियम ला करके, जैसे अधिनियम ला करके इसको बनाया गया, ठीक है, जो क्या करता है बच्चों के अधिकारों की रक्षा करता है। जो ऐसे बच्चे जिनकी एज 0 से 18 वर्षों उससे कम, मतलब उसी के बीच में हो, उन बच्चों के अधिकारों की रक्षा करता है, उनका समर्थन, उनके बचाव के लिए काम करने की बात ये करता है साहब, ठीक है। यह आयोग बाल अधिकारों से संबंधित सभी जितने भी कानून हैं, जितने भी नीतियां हैं, जितने भी कार्यक्रम हैं, जितनी भी प्रशासनिक व्यवस्था है को भारत के संविधान तथा संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार सम्मेलन ये हुआ था साथी, इसके अनुरूप बनाने पर जोर देता है। सिंपल सी बात है, ये वही प्रयास करता है, ये जो आयोग होगा कि बालक के जितने अधिकार हैं वो सब इक्वल रहे। बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 में लाया गया था और इसके तहत 2007 में राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग का गठन किया गया था और यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार के अधीन इस समय काम कर रहा है। अगला, किशोर न्याय अधिनियम 2005 कब से प्रभावी है? अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। किशोर न्याय, किशोर न्याय का मतलब कभी कभी बच्चे भी, आजकल के बच्चे तो और बच्चे हैं, ये लोग भी तो गलतियां करते हैं साहब, है ना, बच्चे भी गलतियां करते हैं और बच्चे बहुत गलती करते हैं। कई लोग को ये मार देते हैं, कई बार तो बच्चे बुड्ढों को ही मार देते हैं, सर फोड़ देते हैं आजकल के बच्चे कुछ भी कर देते हैं कि नहीं है। तो इनके लिए साहब ये बना किशोर न्याय, बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 कब से प्रभावी है ना। तो याद रखेंगे जो ये अधिनियम है साथी, अगर इसके प्रभावी इसको लेकर देखें तो 15 जनवरी 2017 से ये अधिनियम, सॉरी 2016 से ये अधिनियम प्रभावी हुआ था साथी, ठीक है। लेकिन इसमें कुल 15 लिखा ही नहीं कहीं, है ना, लिखना चाहिए था, पर 15 नहीं है तो 16 जनवरी 2016
2016 मान लेंगे, है ना। बाकी एग्जैक्ट है 15 जनवरी 2016, 15 जनवरी 2016, ठीक है। देखिए देखिए कह रहा था कि जो ये अधिनियम है, ये जो अधिनियम है जिसका नाम है किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015, ये जो भैया यह लागू प्रभावी कब से हुआ है, तो 15 जनवरी 2016 से हुआ है। विस्तार संपूर्ण भारत पे है, कुल 10 अध्याय हैं, 112 धारा हैं। अधिनियम का उद्देश्य विधि के उल्लंघन में बालकों की गिरफ्तारी, उनको निरोध, उनका अभियोजन, उन पर आरोपित शास्ति व कारावास पर नियंत्रण लगाना, पुनर्वास व समाज से वंचित जितने भी बच्चे हैं उनको पुनः समाज में समावेशन की व्यवस्था करना। स्पष्ट है कि भारत सरकार द्वारा बालकों का ये जो अधिनियम है साथी, पहले था किशोर न्याय अधिनियम 1986, तो मोदी जी को ये चीज पसंद नहीं है, तो मोदी जी ने क्या किया, इसको नाम बदल करके सबसे पहले कर दिया किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015। तो पहले इस नाम से जाना जाता था, इसको बदल करके ये नाम दे दिया गया है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और क्यों लाया गया है वो तो आपने देख लिया कि जो बच्चा है वो विधि के उल्लंघन में, जैसे मान लीजिए कोई काम अपराध था लेकिन बच्चे ने अपराध कर दिया है, तो उस बच्चे की गिरफ्तारी को ध्यान रखेंगे, उसका निरोध भाई रोका जाएगा कि नहीं, उस उनका जो अभियोजन होगा, उन पर जो आरोपित शास्ति होगी, कारावास होगा, ये सब के बारे में सब समझा जाएगा उसमें, है ना। किशोर न्याय बोर्ड, अब ये क्या होता है, कुछ दिन पहले केस सामने आया था पुणे में, एक साहूकार का, बहुत बड़ा साहूकार था, उसके बच्चे ने कुछ लोग को जान से मार दिया था। तो उसको कहे थे कि तुम जो है रोड पर इमला लिख के दिखाओ, मतलब एक निबंध लिख के दिखाओ। अब बताइए भारतीय कानून है क्या मतलब है भाई, ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए था, है बताओ। एक बच्चा एक्सीडेंट इतना बड़ा केस करा, उसे कह रहे हो कि तुम जो है लेटर लिख के दिखाओ। भाई यही लोग तो ऐसा करते हैं, यही लोग अत्याचारी लोग है ना। पैसा जनता का लेंगे, सैलरी जनता से लेंगे, लेकिन मेरे भाई किशोर न्याय बोर्ड क्या करता है समझिएगा जरा सा। ये जो अधिनियम अभी आपने देखा, इस अधिनियम की जो धारा 4 है, इसके तहत, ठीक है, किशोर न्याय बोर्ड के गठन की बात की गई है। अधिनियम की धारा 4 के अनुसार राज्य सरकार प्रत्येक जिले में एक या एक से अधिक किशोर न्याय बोर्ड की स्थापना करेगा। तो किशोर न्याय बोर्ड बनता है साहब, बिल्कुल बनता है, आपके जिले में भी होगा, एक बार आप देखने की जानने की कोशिश करिएगा, सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अब ये करेगा क्या देखिएगा। पहली बात याद रखेंगे, अधिनियम की धारा 4 के अनुसार किसान न्याय बोर्ड बनेगा, राज्य सरकार चाहेगा तो ऐसा कर सकता है। किशोर न्याय बोर्ड का निर्माण, इसमें शामिल कौन कौन होगा, तो प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट यानी डीएम साहब शामिल रहेंगे, या महानगर मजिस्ट्रेट भी शामिल रहेंगे। इनके पास कम से कम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। इनके साथ साथ 2 सामाजिक कार्यकर्ता भी होने चाहिए, इनमें से एक महिला होनी चाहिए। यानी ये जो बोर्ड है साथी वो, लेकिन हमसे क्वेश्चन क्या पूछेगा पता है, हमसे क्वेश्चन ये पूछेगा जो ये किशोर न्याय बोर्ड बनता है इसके सदस्यों का कार्यकाल क्या होना होगा, ठीक है। जो ये मतलब ये जो सदस्य हैं वो, तो याद रखेंगे ये लोग साथी 3 वर्ष तक, 3 ईयर तक वर्क करेंगे ओनली, ठीक है। आगे चर्चा होगा जरूर। किशोर न्याय 2015 की धारा 8 के अनुसार किशोर न्याय बोर्ड के उत्तरदायित्व और कर्तव्य क्या होंगे, जो ये बना है बोर्ड उसके क्या कर्तव्य। तो बोर्ड विचारण प्रक्रिया के प्रत्येक स्तर पर बालक और उसके माता पिता या संरक्षक की सूचनाबद्ध सहभागिता को सुनिश्चित करेंगे। मतलब ए नाम का कोई बच्चा है जो भी किशोर है, जिसकी आयु जो है सारी 18 वर्ष से कम है, इसने क्या करी हुई है, एक कोई व्यक्ति है जिनका नाम बी है, भाई गुस्से में आकर के, कैसे आकर के इनको जो है अच्छे से पीट दिया है। ए नाम का बच्चा ताकतवर है ना, पीट दिया है, या यूं कह दीजिए कि गंभीर हत्या कर दिया है। गंभीर हत्या का मतलब साहब जिसके लिए कारावास हो सकता है, जीवन कारावास, गंभीर हत्या कर कारित कर देता है साथी, गंभीर अपराध कर देता है, समझिएगा। तो गंभीर अपराध इनके ऊपर कर देता है, जिसके लिए समझिए कठोर कारावास हो सकता है, कम भी कर सकता है, ज्यादा भी कर सकता है, हत्या भी कर सकता है, भाई ए नाम का व्यक्ति है, कुछ भी कर सकता है, ठीक है। सो अभी ये भाई जाहिर सी बात है ये बच्चा है, तो ये बच्चा है तो जाहिर सी बात है इसके लिए अभी जो है एक बोर्ड के पास जाएगा जिसका नाम होगा किशोर न्याय बोर्ड, वह पूरा कोर्ट में जाएगा, सब कुछ इसके साथ होगा। तो जब ये भाई साहब पहुंचते हैं माननीय कोर्ट के अंदर, तो माननीय कोर्ट के पास जाते हैं, तो यहीं पर किशोर न्याय बोर्ड जो होगा साथी वो इनको अपनी निगरानी में रखेगा, इन पर अपनी आंखें गड़ाए रखेगा। कब तक, प्रत्येक स्तर पर, यानी जब इनको अभियोजन के लिए बुलाया जाएगा तभी भी, जब इनका विचारण किया जाएगा तभी भी, तो विचारण के प्रत्येक प्रक्रिया के प्रत्येक स्तर पर बालक और उसके माता पिता या संरक्षक की सूचनाबद्ध सहभागिता को क्या करेगा, सुनिश्चित करेगा।
बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि बालकों के अधिकारों की उसकी गिरफ्तारी, जांच, पुनर्वास आदि संपूर्ण प्रक्रिया के दौरान क्या हो, सुरक्षित हो। ऐसा ना हो कि जिसके घर वाले की हम मारे हुप्पा करके लगे इनको रही हम रोक के मारे, ऐसा नहीं कर सकते। समझ रहे बात को, है ना? तो ध्यान रखिएगा, है ना? सी हो जाएगा राइट आंसर। अगर आपका बच्चा गलती करता है तो किशोर न्याय बोर्ड के पास पहुंच जाना, लेकिन ध्यान रखना अगर पैसे उसे नहीं होंगे तो ये भारत है, यहाँ कानून बाद में चलता है, पहले पुलिस वाले लगेंगे मारे, कहेंगे हम ही कानून सिखा रहे हो, लगेंगे मारे, है ना सब। तो याद रखेंगे अधिनियम की धारा 8 के तहत जो किशोर न्याय बोर्ड होगा उसके दायित्व की बातें की गई हैं और कहा गया कि देखो भैया जो ये बोर्ड होगा वो बच्चा जब भी विचारण की प्रक्रिया होगी तो प्रत्येक स्तर पर इसके साथ जो है खड़े रहेंगे। सेकंड चीज, बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि बालक के अधिकारों की रक्षा हो, ठीक है। संवैधानिक अधिकार जो मिले हैं वो भी देखा जाएगा, विधि के अधिकार जो है, अन्य जो अधिकार हैं वो सारे राइट्स बच्चे को मिल पाए, ठीक है। तो बोर्ड कहीं ना कहीं अच्छा है ना। आगे कह रहा है कि यदि किसी बालक को किशोर न्याय बोर्ड अधिनियम के तहत, ठीक है, गिरफ्तार किया जाता है, मान लीजिए कि इस अधिनियम के अधीन कोई कांड कर दिया है बंदा और बच्चे को गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो उसे यात्रा समय को छोड़कर गिरफ्तारी के कितने दिन के भीतर किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए? मेरे भाई 24 घंटे के अंदर है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। मान लीजिए कि ए नाम का कोई व्यक्ति है, ए नाम का कोई बच्चा है जो इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध कर देता है साथी, ठीक है। तो अपराध करने के बाद अगर ये गिरफ्तार कर लिया जाता है, अरेस्ट कर लिया जाता है, मान लीजिए पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया, तो गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने 2-3 तमाचा तो तुरंत फिर लगा देगा, है ना, लगा देगा। अगर मान लीजिए थोड़ा बहुत नहीं पढ़ा होगा तो लगा देगा इसको, है ना। तो लगा दिया तो ठीक है, लेकिन लगाए या ना लगाए, लेकिन उसे किशोर न्याय बोर्ड के पास 24 घंटे के अंदर पहुंचाना ही पड़ेगा। इसमें यात्रा समय को छोड़ दिया जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे कह रहा है कि साथ ही किशोर न्याय अधिनियम 2015, यदि किसी बालक को इस अधिनियम के उल्लंघन करने के संबंध में गिरफ्तार किया जाता है तो उसे बाल कल्याण पुलिस अधिकारी या विशेष पुलिस बल यूनिट की जो प्रभार के अधीन रखा जाएगा। दूसरी चीज है, यात्रा का समय छोड़ करके 24 घंटे के भीतर किसी भी दशा में गिरफ्तार बालक को पुलिस अभिरक्षा अथवा जेल में नहीं रखा जाएगा। ध्यान रखेंगे, वो जो बच्चा है उसको जेल में नहीं रखा जाएगा। इसका प्रयोग आप लोग जो है, अगर आपका नन्हा मुन्ना बच्चा कोई गलती कर दे तो इसका प्रयोग आप लोग करिएगा। लेकिन ध्यान रखिए, मैं फिर कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश की पुलिस है, पहले मारती है तो कहेगी हमको सिखाते हो कानून। तो बी केयरफुल, अपना जब भी आप, हालांकि आप एसआई हैं, दरोगा बन जाएंगे आप खुद ही, लेकिन इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। आप दरोगा बन जाएंगे लेकिन ये सब चीजों को ध्यान रखिएगा। कानून तो कानून होता है ना, सब सिखा सकते हैं आपको कानून, हम भी सिखा सकते हैं, वकील भी सिखा सकता है, एक आम आदमी भी आपको कानून जरूर सिखा सकता है, ठीक है, अगर आप उसे भूल रहे हैं। मेरे भाई अगला क्वेश्चन है, किशोर न्याय अधिनियम 2015 की डाट के तहत राज्य सरकार देख रेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बालक के लिए प्रत्येक जिले में एक या एक से अधिक बाल कल्याण समिति बनाएगा। चलिए मान लीजिए साहब ऐसे भी कोई बच्चे होते हैं जिनके पास ना माँ बाप भी नहीं होते हैं, ठीक है, उनके लिए क्या होगा? तो उनके लिए साथ ही एक कमेटी बना है जिसका नाम है बाल कल्याण समिति। अब ये समिति वाले खाना खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लेकिन मैं अभी रोड पे निकल जाओ तो बहुत सारे बेचारे बच्चे घूमते नजर आएंगे, शीशा धुलते नजर आते हैं। ये समिति वाले क्या कर रहे हैं? बस नोट गिन रहे हैं साहब बैठे बैठे, है ना। पर सरकार ऐसा कर सकती है और अधिनियम की धारा 27 के तहत सरकार ऐसा करेगी कि भाई प्रत्येक जिले में वो एक बाल कल्याण कमेटी बनाएगी और ये कमेटी क्या करेगा? ऐसे बच्चों के लिए जिन्हें देख रेख और संरक्षण की आवश्यकता हो उस पर साथी के बल देगा, ठीक है। अब इसमें कौन कौन शामिल होगा? तो इसमें देखते हैं, बाल कल्याण समिति में एक महिला सदस्य होंगी, अध्यक्ष भी होंगे और 4 अन्य सदस्य होंगे और इनका जो कार्यकाल होगा साथी वो 3 वर्ष का होगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला किशोर न्याय 2015 के संदर्भ में अधिनियम के तहत दत्तक ग्रहण, दत्तक ग्रहण का मतलब क्या? दत्तक ग्रहण का मतलब गोद लिया हुआ बच्चा को दत्तक ग्रहण उसके धर्म के बिना विचार में लायक किया जाएगा। इस अधिनियम के तहत दत्तक ग्रहण हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 के अनुसार होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, इसके अनुसार नहीं होता साथी, ठीक है। अगर हम इस अधिनियम के तहत किसी बच्चे को गोद लेते हैं, मान लीजिए आप जाते हैं और किसी बच्चे का गोद लेते हैं जो किशोर न्याय इस अधिनियम के तहत आता है, तो ये हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम 1956 के अनुसार नहीं होगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है।
अधिनियम के तहत कोई एक पुरुष किसी बालिका का दत्तक ग्रहण नहीं कर सकता। हम पुरुष तो इतना क्या ही बताएं, नहीं कर सकता। बालिका का ग्रहण कराएंगे तो उससे लगेगा खाना बनवाने अपना, है ना, तो नहीं कर सकता। बिल्कुल सही है साथी। तो हमसे क्या पूछा है, कौन सा कथन सही है, तो बी वाला कथन सही हो जाएगा, ये वाला स्टेटमेंट सही हो जाएगा सब, है ना, क्योंकि हमसे पूछ रहा है कौन सा साहब सही होगा, तो बी वाला सही होगा, पहला सही नहीं होगा। ठीक है, जरा समझेंगे। कह रहा है कि देखो यार, किशोर न्याय जो ये अधिनियम है, और इस अधिनियम की धारा 56 से लेकर के 73 तक में दत्तक ग्रहण के बारे में दिया गया है, गोद लेने वाली बात की किया गया है। अधिनियम की धारा 56 में कहा गया कि देखो, दत्तक ग्रहण उसके धर्म को विचार में लाए बिना किया जाएगा। ऐसा नहीं कि एक बच्चा आप गोद ले रहे हैं तो उसका धर्म पूछ रहे हैं, कौन धर्म का लेगा हो, ऐसा नहीं, 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 ऐसा नहीं जाएगा। इस अधिनियम के तहत दत्तक ग्रहण, हिंदू दत्तक ग्रहण भरण पोषण अधिनियम 1956 के तहत किए गए दत्तक ग्रहण से क्या होगा, एकदम से अलग होगा। ठीक है, कोई एक पुरुष किसी बालिका का दत्तक ग्रहण नहीं कर सकता है, ध्यान रखेंगे इस बात को। ठीक है साहब, अगला करेक्ट, किशोर न्याय बालकों का देखरेख संरक्षण अधिनियम 2015 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। अधिनियम के अनुसार बालक की किसी अन्वेषण, जांच अथवा न्यायिक कार्रवाई के मामले में संचार के किसी माध्यम से पहचान को प्रकट नहीं किया जाएगा। ठीक है, इसका मतलब मान लीजिए कि ए नाम का कोई व्यक्ति है, कोई बच्चा है, इसने कोई गलती करी हुई है, कोई अपराध की हुई है, तो ऐसा नहीं है कि इसको वायरल कर दो, जैसे आजकल वायरल होता है, नहीं, आप इसको वायरल नहीं कर सकते हो। ठीक है, ऐसा प्रकटित करने वाले व्यक्ति को 6 माह तक का कारावास हो सकता है, या कम से कम 2 लाख रुपए तक का जुर्माना, या दोनों से दंडित किया जा सकता है। अगर मान लीजिए आपके पड़ोसी ऐसा करते हैं, आप बार बार उन्हें मना करते हैं कि नहीं, फोटो नहीं मान रहे, पड़ोसी वाले सोच रहे हैं ना मुंह पे तो हम बेइज्जती कर रहे हैं तुमको, तो बस चाप दीजिए उनको तो 1 और 2 दोनों यहाँ पे सही हो जाएगा, सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ध्यान रखिएगा, कम से कम 6 माह का सजा, 2 लाख रुपया जुर्माना। ठीक है, याद रखिएगा। अधिनियम की धारा 74 कहता है कि बालक के किसी अन्वेषण, जांच अथवा न्यायिक कार्रवाई के मामले में, ठीक है, ऐसा नहीं है कि घर ही ऐसा फोटो खिंच रहा तभी लगे मारिए, नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है, के मामले में संचार के किसी माध्यम से पहचान को प्रकट नहीं किया जाएगा। जाहिर सी बात है, ये बात साथी मीडिया वगैरह पर लागू होता है, आम पब्लिक पर ये सब चीजें लागू नहीं होती है। आम पब्लिक तो ऐसे दीवाना मस्ताना है। ठीक है, ऐसा प्रकटित करने वाले व्यक्ति को 6 माह तक का कारावास हो सकता है, या 2 लाख रुपए तक का जुर्माना ले जा सकता है। अब देखिएगा, अगर मान लीजिए कि आपके अंडर में कोई बच्चा है, ठीक है, आपने किसी बच्चे को गोद लिया है, और अगर उसके साथ साथ आप क्रूरता करते हो, ठीक है, तो बच्चे के साथ क्रूरता करने पर आपको 3 वर्ष तक की कठोर सजा हो सकती है, या 1 लाख रुपए तक की जुर्माना, या दोनों से दंडित आपको किया सकता है। तो बी केयरफुल, अगर आप किसी बच्चे को दत्तक ग्रहण किए हैं तो उसके साथ क्रूरता नहीं करना, वरना फिर गए काम से। अगला, किशोर न्याय अधिनियम 2015 के डांट के तहत कोई व्यक्ति भीख मांगने के प्रयोजन से बच्चे को नियोजित करता है, तो उसे कितने रुपए तक का जुर्माना दे सकते हैं। मतलब सिंपल सा है, अगर मान लीजिए कि ये नाम का कोई व्यक्ति है और ये चाहता है कि उसका भीख मांगने का बिजनेस अच्छा खासा चलता रहे, तो साहब ये क्या करता है कि बच्चे को दत्तक ग्रहण करता है। ठीक है, ठीक है, तो अगर ये इस भीख मांगने के प्रयोजन से कर रहा है तो इसको सजा मिलेगी साहब, और सजा में क्या मिलेगा, कम से कम 5 वर्ष तक का सजा, 1 लाख रुपए तक का जुर्माना। लेकिन ये कागज पर है, आखिर में अगर ये सब चीजें फॉलो होती तो भीख मांगने वाले बच्चों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही क्यों। कभी उस बच्चे से रोक करके उसके माता पिता का एड्रेस पूछेगा, अगर आपके सामने कोई छोटा सा बच्चा आता है, भले ही सामने उसके माता पिता क्यों ना खड़े हों, अगर रियलिटी में आप जानने जाओगे ना, तो आप पाओगे, गहराई से ढूंढ करके देखना कि सब उससे पूरा का पूरा रैकेट चलता है मेरे भाई हिंदुस्तान में, है ना, मिली जुली सरकार रहती है सबके साथ, है ना, छोटे छोटे बच्चों से भीख मंगवा रहे लोग। ठीक है, अब आप कल्पना करिएगा उन व्यक्ति को क्या हो जाएगा, उस व्यक्ति को सजा कितने दिन की मिलेगी, 5 वर्ष तक का, 1 लाख रुपए तक का जुर्माना। तो मेरे भाई 1 लाख रुपए तक जुर्माना देकर के लोग छूट जाते हैं। ठीक है, और मान लीजिए कि अंग विच्छेद कर देते हैं, कई केस में तो ऐसा, मैं कोई एक मूवी देख रहा था एक बार, तो उसमें मैंने देखा कि एक बच्चा था, उस बच्चे की आंख को फोड़ देते हैं ताकि वो अच्छे से भीख मांग पाए। मेरे दोस्त, ऐसा कर्म अगर ये लोग करते हैं तो इनको 7 से 10 वर्ष तक की सजा मिल सकती है, कागज पर मिलती है, ध्यान रखना है इस बात को, है ना। कभी आपने सुना किसी बच्चे को, किसी व्यक्ति को इसके लिए सजा मिली, कभी सुना नहीं ना। लेकिन ऐसा होता है कि तो अगर ऐसा कोई व्यक्ति है तो उसे कम से कम 7 और 10 वर्ष तक की सजा मिल सकती है, और अगर अंग विच्छेद करता है तो उसे 5 लाख रुपए तक का जुर्माना लगा जा सकता है। 1 करोड़ रुपया लो इनसे, और जनवन मान ले लो, और रुपया क्या यार, अच्छा खासा पैसा लेना चाहिए। ठीक है, देखिए कहता है किशोर न्याय अधिनियम 2015 कि देखिए
अगर कोई व्यक्ति भीख मांगने के प्रयोजन से किसी बच्चे को नियोजित करता है तो उसे 5 साल तक की सजा हो सकती है, 1 लाख रुपए तक का जुर्माना। और अगर उस बच्चे का अंग विच्छेद कर देता है, कोई पार्ट काट देता है, तोड़ देता है, तो उसे 7 से 10 साल तक की सजा हो सकती है, साथ में 5 लाख रुपए तक की जुर्माना उससे साथ ली जा सकती है। अगला, मुकेश एक काल्पनिक नाम मैंने रखा है, जो कि किशोर न्याय संरक्षण अधिनियम 2015 के बंधुओं के तहत गठित किसी संस्था का प्रमुख है। वह किसी बालक को शारीरिक दंड देता है, तो वह प्रथम दोष सिद्धि पर क्या होगा? मान लीजिए कि इनाम का कोई व्यक्ति है साथी, और यह जो है किशोर न्याय संरक्षण अधिनियम के तहत कोई एक संस्था बना हुआ है और उसका ये हेड है, ठीक है, हेड है, ठीक है। और ये क्या करता है, वहां से बच्चों से खूब काम करता है, घास धोता है, अपन पीठ दबाता है, ससुरा नीते, है ना, उनको प्रताड़ित करता है, प्रताड़ित करता है। तो अगर वो पकड़ा जाएगा, नेता का साथ रहेगा तो कुछ नहीं होगा, नहीं तो पकड़ने जाने पर साहब को 10,000 रुपए तक का पेनल्टी भरना पड़ सकता है, जुर्माना देना पड़ सकता है साहब, है ना, ध्यान रखेंगे। किशोर न्याय अधिनियम 2015 अधिनियम के तहत बंधुआ मजदूरी के रूप में बालक को नियोजित करने वाला व्यक्ति जो होगा उसे 5 साल की कठोर सजा होगी और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना। अगर किसी बच्चे को आप पाल करके रख करके मजदूरी कराते हैं, काम कराते हैं, तो अधिनियम के तहत स्थापित अगर कोई संस्था है और उसके आप प्रमुख हैं और या प्रमुख अथवा कोई कर्मचारी किसी बालक को शारीरिक दंड देता है, तो पहली बार पकड़े जाएंगे तो 10,000 रुपए तक का जुर्माना होगा, दंडित किया जाएगा। इसके बाद सतत 3 माह तक का कारावास और जुर्माना जो भी लगा जाएगा वो देना होगा दोबारा जब पकड़े जाएंगे तब, ठीक है। कह रहा कि किशोर न्याय अधिनियम 2000, ये 2000 वाला बात हो रहा है साथी, ठीक है। ये क्या 2000 लिखा है, 2015 में जिन बच्चों पर कोई अपराध किए जाने का आरोप है उन्हें कहा गया है, उन्हें क्या कहा गया है, ठीक है। अच्छा, ये किशोर न्याय अधिनियम 1986, देखिए सिंपल सा बात है, याद रखिएगा कि जो ये अधिनियम है किशोर न्याय अधिनियम, इसमें जो बच्चा कोई ऐसा करता है साथी, मान लीजिए कि कोई ए नाम का कोई बच्चा है, ठीक है, और इसने कोई अपराध कर दिया है, तो इसे हम अपराधी नहीं बुलाते हैं, नहीं, इसे विधि संघर्षित किशोर कहा जाता है। इसे इतना स्टेटमेंट आप याद रखना कि इस बच्चे को हम विधि संघर्षित किशोर के नाम से जानते हैं, ठीक है, अपराधी इसको नहीं कहेंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पेपर में आके बनेगा, ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि जो आरटीई है, राइट टू एजुकेशन, वो कब पारित किया गया था, तो साथ ये पारित किया गया था 2009 में, और लागू कब हुआ था ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा, तो याद रखिएगा 1 अप्रैल 2010 से ये अधिनियम लागू हुआ है, ठीक है। तो याद रखेंगे इस अधिनियम का पूरा नाम क्या था, तो बच्चों का निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 था। अधिनियम 4 अगस्त 2009 को संसद द्वारा पारित किया गया था और 1 अप्रैल 2010 से यह लागू हुआ था। ये जो अधिनियम है वह 86वां संविधान संशोधन जो किया गया था, जिसके तहत शिक्षा के अधिकार को अनुच्छेद 21A के तहत मौलिक अधिकार बनाया गया था, उसी का पूरक है, ठीक है। 2019 में सरकार ने संशोधन किया, उसने नो डिटेक्शन पॉलिसी लेकर लाया गया। ये पॉलिसी क्या थी साथी, इसके तहत 8 तक के जितने बच्चे हैं उसके अंदर उनको फेल नहीं किया जाना था, लेकिन मोदी जी ने कहा नहीं, अब से मैं फेल हुआ था, अब से हर बच्चे फेल हो जाएंगे, इनको दोबारा परीक्षा देना होगा, यानी 5 में फेल होते हैं तो भी परीक्षा देना पड़ेगा, 8 में होते हैं तो भी परीक्षा देना। लेकिन आप कहोगे सर इन सब के होने के बावजूद ये 30 नंबर जो मिलता है स्कूल बोर्ड में, वो काहे मिलता है, ये 30 में 30, ना तो हम प्रैक्टिकल दिए थे ना तो कुछ देते हैं, ये क्यों मिलता है? तो मेरे भाई एक बात आप एक पॉइंट याद रखिएगा, जब भी आप धीरे-धीरे पढ़ते जाओगे ना तो आपका जो है दिमाग खुलता जाएगा और आप पाओगे कि जो संस्थान होती हैं, खास करके जो साथी यूएन की जो भी इंस्टीट्यूशन है, यूनाइटेड नेशन की जो भी इंस्टीट्यूशन है, वो क्या करते हैं, हमारे यहाँ फंड देती हैं साहब, ठीक है, वो सारी इंस्टीट्यूशन फंड देती हैं और फंड एजुकेशन के नाम पर भी साथी फंड मिलता रहता है। और अगर आपके यहाँ से बच्चे शिक्षित नहीं हो पाएंगे तो आपका रेट गिर जाएगा, जो इंडेक्सेज आएंगे शिक्षा के स्तर वहां पे गिर जाएगा, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में आपका नंबर जो है साथी नीचे गिरता जाएगा और सरकार को फंड नहीं मिलेगा। तो सरकार सबको पास करने की प्लानिंग करती है, इसलिए सरकार 30-30 नंबर देती है कि हाई स्कूल में तो कम से कम लोग फेल ना हो, ताकि एसडीआई में हमारा स्तर साथी बढ़ता रहे। चाहे आपका बच्चा पढ़े चाहे ना पढ़े, घचोंडर रहे, उससे सरकार को कोई लेना देना नहीं है साहब, बस एसडीआई में उसका नंबर बढ़ना चाहिए, जिससे सरकार को क्या मिलेगा साहब, फंड मिलेगा, अच्छा खासा रुपया मिलेगा, ठीक है। अब आप नई बात जान गए ना, तो ध्यान रखिएगा, ऐसी-ऐसी बहुत सारी बातें हैं। सरकार अगर कुछ कर रही है तो उसके पीछे क्यों का जरूर कोई ना कोई कारण है, उसे आप जानने की कोशिश करिए, ठीक है। मेरे भाई सरकार ने ऐसे ही बनाया था आईसीडीएस, जिसका नाम है समेकित बाल विकास परियोजना, करोड़ों रुपया खर्च करती है सरकार इस पर, लेकिन वही है बस
क्या करा कि ये इसके जो कार्यकर्ता हैं उनको प्रशिक्षण करने के लिए सरकार ने बनाया था, एक इंस्टीट्यूशन बनाया हुआ है इनको प्रशिक्षित करने के लिए, राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान, जो आईसीडीएस के कार्यकर्ता हैं उनको प्रशिक्षण देगा ये। ठीक है, क्या है ये समझने की कोशिश करते हैं। देखिए 2017 में यूपीएसआई का ये क्वेश्चन है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। आपको लग रहा होगा यार ये एकीकृत यानी समेकित है, बच्चों का विकास करना है, सरकार बच्चों का विकास करना चाहती है क्या? देखते हैं। वैसे तो हमारे यहाँ जो यूपीपीएससी है, लोक सेवा आयोग ने इस बार तो बच्चों को दौड़ा दौड़ा के लाठी से मारा है, सिर्फ ये पूछने के लिए कि हमारा रिजल्ट दिखा दीजिए साहब। ठीक है, ये क्या करती है देखिएगा, कह रहा है कि भैया ये जो योजना है ना आईसीडीएस, वो केंद्र सरकार की योजना है जो विश्व की सबसे बड़ी प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और विकास कार्यक्रम में से एक है। अरे वह है सतुआ जिसके तहत मिलता है वो गांव में, अब नहीं मिलता, पहले मिलता था सतुआ, अब तो आशा लोग अपने घर ही में सतुआ खा लेती हैं, है ना। तो यह योजना 2 अक्टूबर 1975 से इंदिरा जी के समय में शुरू की गई थी। उद्देश्य क्या था, जो 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे थे, इनको जो बच्चे थे, गर्भवती महिला थी, इनको स्तनपान करने वाली जो माताएं हैं, जो किशोरी हैं, जो बच्ची हैं, बच्चियां, उनके स्वास्थ्य और शिक्षा से संबंधित जरूरतों को पूरा करेगा ये। ठीक है, यह योजना महिला और बाल विकास मंत्रालय खूब डकारता है, इस योजना के तहत खूब रुपया खाता है भाई साहब, है ना, संचालित की जाती है और आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से क्या किया जाता है, कार्यान्वित किया जाता है। ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा। तो ये आईसीडीएस प्रोग्राम आपके यहाँ भी आंगनबाड़ी पे होता होगा, ध्यान रखेंगे। इसके जो कार्यकर्ता इनको प्रशिक्षण देने के लिए राष्ट्रीय जन सहयोग और विकास बाल विकास नामक इंस्टीट्यूशन बनाया गया है। ठीक है, देखिए मैं आलोचना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो सच्चाई है मैं आपको वो बता रहा हूँ, राज्य और देश की जो सच्चाई होती है, क्योंकि अगर हम पढ़े हैं तो हमें ये बात जानना चाहिए। ठीक है, चलिए अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। अगर कोई डाउट होगा तो प्लीज कमेंट करना। यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम बनने के चांसेस हैं, लेकिन एक बार अगर दिमाग में रहेगा तो क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा। मिलते हैं अगले सेशन में। वंदे मातरम। जय हिंद।